पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या चीज है सर, नया सा लग रहा है। अरे नया को पुराना बना दूंगा। देखो ध्यान से, ये सरफेस है, ये क्या है बच्चा, ये तुम्हारा सरफेस, ये है तुम्हारा सरफेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। यही ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, इसका भी मास है m। और ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास है m। क्या मजाक कर रहे हो सर, एक ही जैसा तीन तीन चीज बना रहे हो, ठीक। अरे समझा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। अभी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, अभी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, अभी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया। जब यहाँ पे फोर्स लगाया तो ऐसे रोटेट किया, यहाँ फोर्स लगाया तो आगे चला, यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे रोटेट किया। यही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स वगैरह पर। आज काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ है क्योंकि आज आपके क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग को भी एक्साइटेड रहना है क्योंकि दोनों का एक्साइटमेंट अगर रहेगा तो नेक्स्ट लेवल का जो है अपने पास चैप्टर बन करके आएगा और आपके दिमाग में डायरेक्ट फिट आउट हो जाएगा, ठीक है। काफी मजेदार ये चैप्टर है, क्यों? क्योंकि डे टू डे लाइफ में इस चैप्टर को आप कनेक्ट कर सकते हो। आप वो चीज पढ़ोगे जो आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बिना समय गवाए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को बता देता हूं। अगर आप इस चैप्टर का लेक्चर वाइज नोट्स लेना चाहते हैं जो यहां पे चल रहा है, तो बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना है, मोर का जो ऑप्शन होगा है ना टाइटल के नीचे, वो खोलना है। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको यहां लेक्चर मिलेगा, वहां पे नोट्स मिलेगा जिसमें सफिशिएंट लैंग्वेज लिखा होगा और एक तरीके से टॉपिक को सिलसिलेवार ढंग से हीरे मोती जैसे अक्षरों में लिख करके आप लोग को नोट्स दिया जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चा अभी तक हम लोग मोशन पढ़ रहे थे, खत्म नहीं हुआ है मोशन, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना, अभी पिक्चर बाकी है। मोशन में मैंने आपको बताया था कि मोशन के पूरे ब्रांच को हम लोग मैकेनिक्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया था। एक था काइनेमेटिक्स जिसमें 1D मोशन और 2D मोशन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स को। किसको पढ़ेंगे बच्चा? अब हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स को। और याद करो वो दिन जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था तब बताया था कि काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में देखते हैं, मोशन का इफेक्ट देखते हैं, लेकिन उसके रीजन पर नहीं जाते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन डायनामिक्स मैकेनिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ मोशन। क्या देखेंगे बच्चा? कॉज ऑफ मोशन देखेंगे, ठीक है। अब सवाल है कि मोशन होने का कॉज क्या है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, इस चीज पर बात करते हैं। देखो तमाम बातें हैं। एरिस्टोटल का अपना फैलेसी है, गैलीलियो साहब आए वो बताए, एंड देन न्यूटन साहब आकर के हर एक चीजों को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके लॉ दिए मोशन का, जिसे लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, जो आपको इन डिटेल पढ़ना है। उसके लिए आपको टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बेसिक लेवल पर बात करें, बहुत छोटे लेवल पर बात करें, तो आप ये देखते हो कि अगर, है ना, अगर कोई फुटबॉल है, ठीक है, उसको आप किक करना चाहते हो कि वो चले आगे, वो गोल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है ना। आप चाहते हो कि ये मार्कर जो है वो ऊपर चला जाए और नीचे आ जाए, है ना। तो ऊपर गया, तो ऊपर क्यों गया? क्योंकि हमने फोर्स लगाया, इसको फोर्स लगा करके ऊपर भेजा और ग्रेविटी के कारण ये फिर से नीचे आ गया। मतलब आप देख रहे हो कि कोई भी मोशन अगर हो रहा है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, है ना, उसके पीछे का रीजन क्या है? फोर्स। फोर्स लगता है तब मोशन होता है, फोर्स लगता है तब मोशन होता है। इस बात को ध्यान रखना है। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन का बात नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना। जैसे इसको फेंकना चाहते हैं, मैं फेंकूंगा नहीं तो बहुत दूर चला जाएगा, फिर जाके उठाना पड़ेगा, है ना। ऐसे अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स मोशन किसी भी टाइप का हो, मोशन के लिए रिक्वायर्ड है फोर्स। क्या रिक्वायर्ड है बच्चा? फोर्स। हर चीज डिटेल में समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। अभी बहुत बेसिक लेवल पर बात चल रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा रेस्ट से, तो उसको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। तो मोशन का कॉज क्या हो गया? फोर्स हो गया। और इस चैप्टर में, एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पूरा फोर्स के बारे में ही इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जब मोशन का, है ना, तो इसमें सबसे बड़ा जो एक बोल सकते हो कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट है गैलीलियो और एरिस्टोटल के बीच, ठीक है, उसका डिस्कशन करना बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एरिस्टोटल का फैलेसी क्या था, है ना। एरिस्टोटल्स फैलेसी, है ना। एरिस्टोटल जो है उनका फैलेसी जो है वो क्या था? अच्छा, फैलेसी का मतलब क्या होता है बच्चा?
रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना, मतलब गलत स्टेटमेंट, ठीक है। अब ध्यान दो कि एरिस्टोटल अपने पास एक साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने कुछ बातें बोला था। क्या बातें बोला था? उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये अपने पास सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है और ये चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, है ना, वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी है कांस्टेंट। एरिस्टोटल ने बोला कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए हम लोग को निरंतर, मतलब लगातार इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। इस पर क्या करना पड़ेगा बच्चा? फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वहां पर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और लगातार फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये रुक जाएगा। लेकिन अभी हम जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पर बैलेंस फोर्स अर्थात नेट फोर्स जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो होगा। मतलब ये हुआ है ना कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे ये चीज मैच नहीं कर रहा है। तो पीछे का कहानी क्या है ये समझिए। एरिस्टोटल साहब आए और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर फोर्स लगातार हम लोग को लगाना पड़ेगा, है ना। वो जो धनुष होता है उससे तीर निकलता है, वो इसीलिए हवा में चलते रहता है क्योंकि उसके पीछे से जो हवा है उस पर, है ना, धक्का लगाते रहता है। क्या करता है? धक्का लगाना, मतलब फोर्स लगाना, वो लगाते रहता है। लेकिन ये सारी स्टेटमेंट रॉन्ग थी। कैसे? आइए इस चीज को समझते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पर जो फोर्स है एफ नेट जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। एफ नेट क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्सेलरेशन जीरो। और आप जानते हैं एफ इक्वल्स एम इंटू ए। अगर फोर्स जीरो है तो कोई ऑब्जेक्ट का मास तो नॉन जीरो ही रहेगा, वो तो जीरो हो नहीं सकता है। दैट मीन्स फोर्स को जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन को जीरो करना पड़ेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, लेकिन अभी उस चीज पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो, दैट मीन्स फोर्स भी जीरो, अभी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन उन्होंने ये क्या बोल दिया? उन्होंने बोल दिया कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। गलत बात है, बोलो गलत बात है कि नहीं है ना। यहीं पर एरिस्टोटल फेल हो गए, है ना, और ये बन गया उनका एरिस्टोटल फैलेसी। अब सवाल ये है कि फेल कौन किया? तो अपने पास साइंटिस्ट आए, गैलीलियो। कौन आए बच्चा? गैलीलियो आए, है ना। और उन्होंने ये बोला कि अगर कोई अपने पास सरफेस है और वो सरफेस जो है, मैं कहाँ पे फोटो बनाऊं, मैं इसी में समझा देता हूं। अगर कोई अपने पास क्या है? सरफेस है और उस सरफेस जो है वो फ्रिक्शन लेस है। वो क्या है? फ्रिक्शन लेस है। दैट मीन्स वहां पे उस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है। अगर उसको हम एक बार चला दे तो अनंत काल तक चलते रहेगा। वो तब तक चलते रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई उस पर नहीं होगा, है ना, तब तक वो चलते रहेगा। अगर रोकना है तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को लगाना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट दिए गैलीलियो। और गैलीलियो हवा में तीर नहीं चला रहे थे। हवा में तीर चला रहे थे कौन? एरिस्टोटल। गैलीलियो साहब जो थे उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि अगर एक बार कोई ऑब्जेक्ट को चला दिया जाए और उसको कांस्टेंट वेलोसिटी दे दिया जाए तो फिर उसे चलाने के लिए हम लोग को बार बार फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। और एरिस्टोटल बोल रहे थे कि यही जरूरत है। यहीं पर एरिस्टोटल फेल किए। तो सर रियल लाइफ में तो ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दो, है ना, कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दो। जैसे फुटबॉल है, उसको किक कर दिया, है ना, धरती पे है वो सरफेस पे, उसको किक कर दिया। कुछ टाइम के बाद रुक क्यों जाता है बच्चा? होता ऐसा है कि उन्होंने क्या बोला, गैलीलियो साहब ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अगर फ्रिक्शन नहीं है ना, और उसको चला दो तो चलते रहेगा। लेकिन अभी हम लोग का जो अर्थ है या फिर कोई सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो चलते चलते रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जैसे मान लो कि ये सरफेस है और ये फ्रिक्शनलेस नहीं है और ये ऑब्जेक्ट है, तुमने इसे चलाने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाया, है ना। अब इसके वजह से ये क्या करेगा? इसके वजह से ये चलेगा। अब इसके वजह से जैसे ही चलना स्टार्ट किया तो इसमें फ्रिक्शन भी तो है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो गया, है ना। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रोक देगा तुम्हारे मोशन को। गैलीलियो ने ये थोड़ी बोला, गैलीलियो ने तो ये बोला ही था कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। यहाँ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है तभी तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा रुक रहा है ना। इन रियल लाइफ उन्होंने ये कंडीशन दिया कि अगर फ्रिक्शन लेस है और तुम उसको चला दो तो कभी नहीं रुकने वाला है। और ये सच है ना,
ये सच है कि अगर कोई मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और उसको एक बार तुमने चला दिया, अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, कोई फोर्स, तो वो चलते रहेगा जीवन भर, है ना। और गैलीलियो बोल रहे थे, और माफ कीजिएगा, एरिस्टोटल क्या बोल रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर चलाना है तो बार बार उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, बार बार उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं पर एरिस्टोटल फेल हुए और उनका आया एरिस्टोटल फैलेसी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मैं समझा रहा हूं। लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है, हर एक लैंग्वेज आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है एरिस्टोटल का फैलेसी क्या था, फोर्स क्या है, फोर्स का इफेक्ट क्या, हर चीज आपको मिल जाएगा। जो भी पढ़ाऊंगा उसका लैंग्वेज वहां पे मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर मैं और ले करके जाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर जाने की ले करके जाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि एरिस्टोटल का फैलेसी जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एरिस्टोटल ने बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट को चलाओगे, है ना, बार बार फोर्स लगाओगे तो चलेगा, नहीं तो रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को चला दिए, यूनिफॉर्म मोशन वो कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। वो क्या बोल रहे थे कि उसको चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता। फिर रियल लाइफ में काहे रुकता है? क्योंकि रियल लाइफ में फ्रिक्शन नाम का चीज एग्जिस्ट करता है बच्चा। जब ऑब्जेक्ट चलता है, तुम इधर की तरफ फोर्स लगाते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट को रोकता है। और गैलीलियो तो बोले ही थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, कोई फोर्स लगेगा तो रुक जाएगा। मतलब गैलीलियो सही है, एरिस्टोटल गलत है। मतलब उनका एरिस्टोटल का फैलेसी जो है वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? चलिए, अब इंट्रोडक्शन शायद से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सभी चीजों को अगर ठीक से सोचोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि हर चीज एक ही चीज के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो क्या है? फोर्स। वो क्या है भाई साहब? वो है फोर्स। तो अब हम लोग समझेंगे फोर्स को, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था ये और थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, है ना, ये थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान दे करके समझिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका मेरा चेंज हुआ है। चेंज क्यों हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो यार, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। बच्चे का मेंटलिटी क्या हो गया है कि उनको सब कुछ पीपीटी के फॉर्मेट में चाहिए। अगर मैं लिख करके पढ़ाऊँ लैंग्वेज हर चीज़ तो बहुत समय लग जाएगा। बच्चे फिर वहाँ पे मेंटलिटी अपना मैच नहीं कर पाते। मैं अब जो बहुत दिन से कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। और बहुत बड़ा नाम नहीं है अभी, है ना, जो बच्चे आएंगे और सहानुभूति दिखाएंगे कि सर आप जैसे पढ़ाओ वैसे पढ़ेंगे। नहीं, अभी बच्चों तक पहुंचना है मुझे, उन बच्चों तक पहुंचना है जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो हर चीज़ अपने आप ठीक होगा। तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा और आपको टेलीग्राम पे पूरा लैंग्वेज लिख करके दूंगा, अच्छे से नोट्स बना करके दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब सीखते हैं फोर्स को। किसको सीखते हैं बच्चा? फोर्स को सीखते हैं, है ना। फोर्स क्या है? फोर्स को मैं 2 वर्ड में डिफाइन कर सकता हूं। बहुत सारे डेफिनेशंस लिखे जाते हैं, समझाए जाते हैं, कुछ नहीं। फोर्स क्या है? फोर्स या तो पुश है, ठीक है, या तो पुश है या फिर पुल है। फोर्स जो है या तो पुश है या फिर पुल है। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना। मतलब फोर्स जो है या तो धक्का देना है या फिर खींचना है। कैसे? आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास m मास का ऑब्जेक्ट है और तुम चाहते हो कि इस डायरेक्शन में चले, तो चलाने के लिए, मोशन में लाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है? रेस्ट में है, मोशन में लाना है, इसका स्टेट चेंज करोगे, मोशन का स्टेट चेंज करोगे, है ना। रेस्ट से मोशन में आएगा, मतलब तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि इसको इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकते हो। इस पर इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो इधर की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। यही ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जाने के लिए आप एक और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? इस ऑब्जेक्ट पर आप इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तब भी ये इधर की तरफ मूव करेगा, और इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तब भी ये इधर की तरफ मूव करेगा। यहां पर अगर हम ए लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर यहां पे ए लिख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं से आप ये देख रहे हो कि एक ही ऑब्जेक्ट है,
एक ही ऑब्जेक्ट है, ये पहला केस और ये आपके पास क्या है, दूसरा केस। अगर इसको आगे ले जाना है तो आप ऐसे भी फोर्स लगा सकते हो, इसको आगे ले जाना है तो आप ऐसे भी फोर्स लगा सकते हो। यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने खींचा, यहां पे आपने खींचा। तो बताओ तो पुल किया है ना, पुल किया या फिर पुश किया, खींच रहे हो ना, मतलब तुम यहां पर पुल कर रहे हो, ठीक है, ये पुलिंग फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, ये फोर्स कौन सा कहलाएगा, फोर्स पुलिंग फोर्स कहलाए। अब देखो तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने के लिए क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, है ना, मतलब ये पुशिंग फोर्स है ना। तो आप फोर्स को दो ही वर्ड में डिफाइन कर सकते हो, अ पुश और अ पुल इज फोर्स, है ना, यही तो फोर्स है। बाकी आप जानते हैं कि फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है या मोशन में लाने की टेंडेंसी रखता है ना। क्यों, क्योंकि अभी अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे हाथ पे, अगर इसको मैं चलाना चाहता हूं हाथ पे, ऐसे फोर्स लगाऊंगा ये चलेगा, है ना। तो फोर्स लगने की वजह से रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन अब ट्रेन के पीछे चला जाऊं, ठीक है, लगा रहा धक्का, ट्रेन चलने वाला है क्या, नहीं, तो यहां पे मोशन में आ गया और वहां पे मोशन में आने की टेंडेंसी बनेगी। अभी इसको मैं ऐसे धक्का दूं, ये चलने वाला है क्या, नहीं, लेकिन फोर्स तो लग रहा है ना, तो ये टेंडेंसी बन रहा है कि मोशन में आएगा, है ना। आ नहीं सकता है क्योंकि उतना, है ना, अपने पास ताकत नहीं है, कमजोर आदमी समझ रहे हो, तो तुमसे भी नहीं होगा, ठीक है, दीवार है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स को क्या बोल सकते हो आप, पुश और पुल बोल सकते हो, ठीक है। ये बातें हो गई फोर्स की। और सवाल ये आता है कि फोर्स का इफेक्ट क्या है ना, फोर्स का इफेक्ट क्या है। तो फोर्स का इफेक्ट समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। फोर्स दो तरीके का होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं वो वाला, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। स्पेशल टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ फोर्स का, टेंशन नहीं लो, है ना। इस चैनल पे हो ना, हर चीज अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है यार, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन। अभी मैं जनरल, है ना, मतलब ऐसे ही एवे ही क्लासिफिकेशन का बात कर रहा हूँ। फोर्स होता है दो प्रकार का, एक होता है बैलेंस और एक होता है अनबैलेंस, है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर लगने वाला एफ नेट, है ना, अगर इस पे लगने वाला एफ नेट 0 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये बैलेंस फोर्स है ना। जैसे 3-4 फोर्स लग रहा है, सबको मिला दो, सबका वेक्टर सम ले लो, 0 आ गया, मतलब बैलेंस फोर्स है, ठीक है। और 3-4 फोर्स, 5 फोर्स, 7 फोर्स लग रहा है और उसका नेट 0 नहीं है, तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर इसको 0 फोर्स और इसको नॉन 0 फोर्स भी हम लोग बोलते हैं। तो नॉन 0 फोर्स जो होता है उसका कुछ इफेक्ट होता है, नॉन 0 फोर्स जो होता है बच्चा, या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, उसका कुछ इफेक्ट होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहले तो आपका जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से, है ना, रेट लिख दिया मैंने, क्या कर दिया, एस छोड़ दिया, रेस्ट से मोशन में ला सकता है। क्या कर सकता है बच्चा, रेस्ट से मोशन में ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है ना, फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ सकता है। दूसरी बात है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको आप फोर्स लगा करके रोक भी सकते हो, मतलब मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है किसी ऑब्जेक्ट को। और तीसरा, कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो आप फोर्स लगा करके उसका डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो। कैसे, साइकिल से जा रहे होते हो, है ना, अब साइकिल, है ना, इधर से इधर घुमाना है, आगे खाई है, रोड ऐसे से ऐसे है, तुमको क्या करना पड़ता है, हैंडल पे फोर्स लगाना पड़ता है, और उसके वजह से जो व्हील घूम रहा होता है उस पर फोर्स लगता है, तब मोशन का डायरेक्शन चेंज होता है। मतलब फोर्स लगने से मोशन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है ना। कोई दोस्त साइकिल से जा रहा है या फिर ऐसे ही दौड़ते जा रहा है, तुम जाओ ऐसे धक्का मार दो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उस डायरेक्शन में वो फिर से चलने लगेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी बच्चा चेंज कर सकता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। यही तीन मेजर इफेक्ट है जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे इनर्शिया में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। एक और बोला जाता है चौथा, ठीक है। फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप और ऑब्जेक्ट का साइज जो है इसको भी चेंज कर देता है, लेकिन इससे हम लोग को कोई खास मतलब नहीं है। खास मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आप जो भी क्वेश्चन बनाते हो उसमें देखते हो एक वर्ड है ना, रिजिड ऑब्जेक्ट,
क्या बोलता है? रिजिड ऑब्जेक्ट। रिजिड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? जिस ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं हो सकता है ना। या फिर इस चैप्टर में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसमें शेप और साइज हम लोग को चेंज नहीं करना ऑब्जेक्ट का, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो रिजिड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो फोर्स के वजह से इसका शेप साइज चेंज होता है, लेकिन इस चैप्टर में होगा ही नहीं, तो ये इफेक्ट क्यों देखें। लेकिन ऐसे ही लिख दिया है, तो इस बातों का ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है। चलिए मैं साइड हटता हूं, अगर आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। वैसे मैं सिर्फ समझा रहा हूं यहाँ पे। शॉर्ट नोट्स जो होगा एक रफ टाइप बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। कंप्लीट नोट्स बनाना है, मैं फिर से कहूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है। जा करके वहां से आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार फिर से चला देता हूँ नोट्स को, ठीक है। ऐसा नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं। इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ? कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अब काफ़ी मज़ेदार चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू फोर्स, है ना। फोर्स देखो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है बच्चा, फोर्स जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कुछ चीज़ों पर ना डिपेंड करता है, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन कौन से चीज़ों पर डिपेंड करता है, आइए सीखते हैं, है ना। फोर्स जो है, नोट पॉइंट, ठीक है। फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है बच्चा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक बात तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा मैग्नीट्यूड, है ना। ये डिफाइंड होगा मैग्नीट्यूड से, और ये डिफाइंड होगा डायरेक्शन से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड से ये डिफाइंड होगा, है ना। आप 10 न्यूटन का ठीक है फोर्स लगा रहे तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे, है ना। ऐसे ही थोड़ी किधर भी लगा दोगे। और इससे कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। आप इतने समझदार हो। फोर्स को डिफाइंड करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। एक और चीज है जिसका नाम है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या चीज है सर? नया सा लग रहा है। अरे नया को पुराना बना दूंगा, टेंशन लेना नहीं है, नया को पुराना बना दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नाम का ये क्या बवाल है भाई साहब, है ना। देखो ध्यान से, ये सरफेस है। ये क्या है बच्चा? ये तुम्हारा सरफेस, ये है तुम्हारा सरफेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। यही ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, इसका भी मास है m। और ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मास है m। क्या मजाक कर रहे हो सर? एक ही जैसा तीन तीन चीज बना रहे हो, ठीक। अरे समझा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। अगर इस ऑब्जेक्ट पर तुम इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, तो बताओ क्या ये आगे मूव करेगा? नहीं। तुम इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, ये इधर रोटेट हो जाएगा, मतलब ये मूव करेगा इधर की तरफ, ऐसे ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर अगर तुम इधर की तरफ फोर्स लगाओगे तो बताओ क्या ये रोटेट करेगा? नहीं, ये आगे की तरफ चलेगा। ये क्या करेगा बच्चा? आगे की तरफ चलेगा। और वैसा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर इसमें आप इधर की तरफ फोर्स लगाओगे तो बताओ क्या ये चलेगा या रोटेट करेगा? रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? यहाँ इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ध्यान से देखो, अभी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, अभी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, अभी आपने यहाँ पे फोर्स लगाया। जब यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये ऐसे रोटेट किया, यहाँ फोर्स लगाया तो आगे चला, यहाँ फोर्स लगाया तो ऐसे रोटेट किया। यही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यही है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बोलो मजा आया? अगर मजा आया होगा, है ना, मजा आया होगा, प्लीज और प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर, है ना, समझने में मजा आया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फोर्स के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियां, बेसिक, क्योंकि अब फोर्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, उसके बाद अपने पास फ्रिक्शन फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको वेट फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत चीज आने वाला, स्यूडो फोर्स आएगा, हर चीज पढ़ाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। समझ रहे हो चीज़ों को? ठीक है। चलिए, लिखना है तो लिख सकते हैं आप, मैं इसे मिटाऊंगा। उसके बाद आपको यूनिट ऑफ फोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या सर? जानते हैं न्यूटन होता है। अरे धैर्य रखो, धैर्य रखो, बोला था ना मैंने, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं, अगर आपको पहले से सब कुछ पता होगा तो रिवीजन बहुत अच्छे से आपका होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं फोर्स का डिफरेंट यूनिट, फोर्स का डिफरेंट यूनिट, है ना। न्यूटन है, डाइन है, उसके बाद केजीएफ है जिसको हम लोग किलोवेट फोर्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपने पास जीएफ है ना। मैं जीएफ गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड वाली जीएफ का बात नहीं है, ग्राम फोर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आप सभी मेरे साथ हेडिंग बनाओगे, यूनिट ऑफ
फोर्स, हेडिंग बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका एसआई यूनिट। क्या देखते हैं बच्चा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का, एसआई यूनिट वो क्या होता है बच्चा? वो होता है न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल से स्टार्ट मत कर देना, दिक्कत हो जाएगा। दिखाते किससे हैं इसको? अगर सिंबल लिखना हो तो कैपिटल एन लिखेंगे, ठीक है। न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेसिक है, आपको पता होगा, ठीक है। एफ इक्वल्स एम इंटू ए लगाओगे, है ना, तो एम मास मतलब केजी और ए एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को प्यार से, कैसे बच्चा? प्यार से हम लोग न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया? न्यूटन, फोर्स का। सीजीएस यूनिट की अगर बात करें, किसकी बात करें? सीजीएस यूनिट की, ठीक है। वो है डाइन, है ना, गांव वाली डाइन नहीं, साइंटिस्ट का नाम है डाइन, ठीक है। डाइन जो किसके इक्वल होगा? सीजीएस है ना, तो केजी की जगह ग्राम कर दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर, है ना, ये हो गया। उसके बाद कुछ अलग अलग टाइप के यूनिट होते हैं फोर्स के। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूजफुल है उनका मैं बात करता हूँ, है ना। अब फोर्स का बहुत सारा होता है ना, सफिक्स प्रीफिक्स लगा करके बहुत सारा बन सकता है, लेकिन जो यूजफुल है उस पर बात करता हूँ। सम अदर यूनिट्स, है ना, सम अदर यूनिट्स क्या क्या है? एक तो है केजीएफ, मूवी वाला नहीं, और एक क्या है? जीएफ। एक क्या बच्चा? जीएफ, और एक क्या? केजीएफ। केजीएफ का मतलब हुआ किलोग्राम फोर्स। क्या हुआ? किलोग्राम फोर्स, केजीएफ का मतलब हुआ। और जीएफ का मतलब होता है ग्राम फोर्स। क्या होता है? ग्राम फोर्स। एक बार और आएगा ये चीजें जब सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा न्यूटन का, वहां। अब रिलेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? रिलेशन की। तुम लोग जो बनाते हो रिलेशन, उसकी नहीं, है ना। इन सारे यूनिट्स के बीच जो रिलेशन है उसका मैं बात कर लेता हूं। तो इन सारे यूनिट के बीच रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन इक्वल्स 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। एक केजीएफ में, है ना, कन्वर्जन में सिखाऊंगा, ठीक है, सेकेंड लॉ में करके दिखा दूंगा। एक केजीएफ में 9.8 न्यूटन होता है, और 1 जीएफ में 980 डाइन होता है। कितना होता है? 980 डाइन होता है एक जीएफ में, है ना। सतर्क हो जाओ, जाते हो ना बनाने, देखो एक जीएफ का कीमत तुमको कितना चुकाना पड़ेगा? 980 डाइन के बराबर, समझ रहे हो। तो एक को रखोगे 980 डाइन के तुल्य तुम्हारे पास संकट मोचन हारी जो है वो रहेगा, ठीक है। तो समझ जाओ, ये आपका आज का लेक्चर रहा। मैंने पूरा कोशिश किया है शब्दों को सिंपल रखूं, आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग सुझाव दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर ये चीज़ें ठीक थी, ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे मतलब अच्छा है तो ठीक है, और अगर कुछ कमी है तो बोलिएगा, उस चीज़ में सुधार किया जाएगा, ठीक है। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लोग बात करेंगे इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, ठीक है। चलिए।